Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island। तो गाइज आज है 26 ऑफ जून 2024 और आज आपका एसएससी फेज 12 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो हो चुका है। तो गाइज आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वी विल बी लुकिंग फॉर द कंप्लीट पेपर एनालिसिस, जिसमें हम आज यानी कि 26 जून 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आपसे जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे अलॉन्ग विद देयर एडिशनल फैक्ट्स, जिससे कि अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड आगे आने वाले एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता हो। तो चलिए गाइज वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आज यानी कि 26 जून 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे। तो गाइज आप लोगों में से जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है एसएससी फेज 12 का, वो भी इस वीडियो को पूरा देखें सो दैट उन्हें पता पड़ जाए कि मोटा मोटा उनका एक्चुअल में कितना स्कोर करने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने सही अटेम्प्ट करे हैं। और वो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने नहीं एग्जाम दिया है वो भी बिल्कुल देखें, जिससे कि उनको आगे आने वाली शिफ्टों में अगर उनका पेपर है या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस इस साल जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी का फेज 12 का एग्जाम कंडक्ट करवाया है उसमें पूछे जा रहे हैं। तो उससे होता क्या है गाइस, थोड़ा सा एक अपने को हेल्प मिल जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ओके इस तरह का एग्जाम पैटर्न चल रहा है, इस तरह का एग्जाम ट्रेंड चल रहा है एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो गाइज नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था बरहुत किस धर्म से संबंधित है। तो गाइज जो बरहुत है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है और बरहुत सुंग काल जो है जिसको हम बौद्ध धर्म काल भी बोलते हैं, ये मध्य दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की मूर्ति कला से संबंधित है। तो गाइज ये तो आपको जानना जरूरी है ही कि ये जो धर्म है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अलोंग विद दैट आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बरहुत सुंग काल यानी कि जो बौद्ध धर्म काल होता है ये जो है ये मूर्ति कला से संबंधित है। बरहुत स्तूप जो है वो सबसे पहले शुरू में अशोक के द्वारा बनवाया गया था और उसके बाद उस पे जो शुंग वंश का जब शासन काल आया था तो शुंगों के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कर दिया गया था। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए जो बरहुत स्तूप है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो वहां पे योर करेक्ट आंसर वुड बी अशोक। और उसके बाद इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था, शुंग वंश के द्वारा। कनिगम ने बरहुत स्तूप की खोज जो थी, तो इसकी जो खोज की गई थी वो कनिगम द्वारा की गई थी 1873 ईस्वी में और यह मध्य प्रदेश के वर्तमान सतना जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइज इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश और उसके सतना जिले में यह स्थित है। और गाइज ये भी माना जाता है, ये भी कहा जाता है कि जो इसका जो निर्माण है वह शुंग वंश के शासन काल में ही हुआ था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संसद की सदस्यता के लिए जो योग्यता का मुद्दा होता है ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एग्जाम दे रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे एक्ट से रिलेटेड हो या अमेंडमेंट्स जो है, चाहे आर्टिकल्स जो हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अनुच्छेद 84। बात करें अनुच्छेद 84 की, तो इसमें जो संसद के सदस्य होते हैं उसकी जो बनने की योग्यता होती है कि किस तरह से आप संसद का सदस्य बन सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको अनुच्छेद 84 के अंदर अंतर्गत है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही शामिल है। और संसद का किसी भी सदन का अगर आपको सदस्य बनना है, बीट लोकसभा और राज्यसभा, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपको भारत का नागरिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी पुष्टि के लिए जो शपथ बननी होती है, शपथ जो ली जाती है और सदस्यता से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको फिर लेनी ही पड़ती है। बात करें लोकसभा के मामले में, आपको जब अगर लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो आपको कितने वर्ष का होना चाहिए। तो गाइस 25 वर्ष से कम, और राज्यसभा के मामले के लिए आपको 30 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। विच मीन्स कि अगर लोकसभा के मामले में अगर आपको अध्यक्षता चाहिए तो आपको 25 वर्ष का तो कम से कम होना ही पड़ेगा। राज्यसभा की बात करें तो कम से कम 30 साल की आयु बहुत ज़रूरी है, इससे कम नहीं बन सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था ओलंपिक से रिलेटेड। सो 2024 के जो ओलंपिक खेल हैं इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, ये आपसे पूछा गया था। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है पेरिस, फ्रांस। और बात करें 2024 के जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं कब से शुरू हो जाएंगे, तो गाइज 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये खेल खेले जाएंगे।
अब बात करें कि इस साल ये जो ओलंपिक खेल खेले जाएंगे इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो मेड फॉर शेयरिंग इज द आइडल सेंटेंस फॉर इट। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक खेल जो है उसमें शामिल करने के लिए जो प्रस्तावित अतिरिक्त खेल है, मतलब जो खेल होते हैं उसके अलावा जो एडिशनल स्पोर्ट्स जो इस बार ऐड करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है, उसमें कुछ खेल के नाम गाइस जो कि आपको पता होना चाहिए। वो है स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंब, सर्फिंग क्लाइंब सॉरी स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेकिंग, इनकी पुष्टि की गई है। इन खेलों को उन खेलों में ऐड करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। बात करें 2028 में जो समर ओलंपिक्स होने वाले हैं उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये 2028 में जो आपके समर ओलंपिक्स होंगे उसकी मेजबानी करेंगे। तो गाइज ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ये भी बहुत ज़रूरी होती है, ये भी अच्छे से याद रखना, बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपको किस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद हैं, तो गाइज कुल 16 महाजनपद हैं। और बात करें हम बाकी आपको कि कौन कौन से महाजनपद प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर आपको गैस लिस्ट प्रोवाइड कराई है जिसमें महाजनपद और राजधानी दोनों ही दिए गए हैं। जैसे कि काशी का है वाराणसी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, अंग का चंपा, मगध का राजगृह या फिर गिरिव्रज जिसके नाम से उसे जाना जाता है, वज्जी का है मिथिला और विदेह, मल्ल का है कुशावती या फिर कुशीनारा, चेदी का है शक्तिमती या फिर सिद्धिवती जिसे उसके नाम से भी जाना जाता है, वत्स जिसकी राजधानी है कौशाम्बी, कौशल आपका या फिर कोसल जो महाजनपद है उसकी राजधानी है अयोध्या। लेकिन बुद्ध काल में इसके दो भाग हो गए थे, जो उत्तरी भाग था उसकी राजधानी साकेत थी और जो गाइस दक्षिणी भाग था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है पांचाल जिसकी राजधानी उत्तरी पांचाल जो है उसकी राजधानी है अहिच्छत्र और जो दक्षिण पांचाल है उसकी राजधानी काम्पिल्य है। तो गाइस इनको भी जिनको दो दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है उनकी स्पेसिफिक राजधानियों को भी अच्छे से याद रखना। अगला आता है शूरसेन जिसकी है मथुरा, मत्स्य जिसकी है विराटनगर, अशसक जिसकी है पोतन या फिर उसको हम पाटेली के नाम से भी जानते हैं। तो अशसक जो है इसकी जो राजधानी है वो पोतन या पाटेली जिस भी नाम से आप जाने। नेक्स्ट है अवंती जिसकी राजधानी ही अगर आप उत्तरी अवंती की बात कर रहे हैं तो उसकी राजधानी है उज्जयनी। दक्षिणी अवंती की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी हो जाएगी महिष्मती। तो ये है आपका अवंती महाजनपद की राजधानियों के नाम। अगला है गांधार या फिर गंधार जिसकी राजधानी है तक्षशिला। फिर आता है कंबोज जिसकी राजधानी है हाटक या फिर रायपुर, तो सॉरी राजपुर। तो ये सारी हैं इंपॉर्टेंट महाजनपद जो कि एट प्रेजेंट 16 अवेलेबल हैं और इनकी राजधानियों के नाम इंपॉर्टेंट है, गाइस याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पूना पैक्ट एक्ट से रिलेटेड कि वो कब हुआ था और इसके बीच जो हस्ताक्षर हुए थे वो किसके बीच हुए थे। तो बात करें पूना पैक्ट एक्ट की तो ये 24 सितंबर 1932 को साइन किया गया था बिटवीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी। सांप्रदायिक निर्णय के तहत, तो गाइस थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पूना पैक्ट एक्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो सांप्रदायिक निर्णय के तहत जब ब्रिटिश भारत में अगड़ी जातियां, निचली जातियां, मुसलमान, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोग और जो अछूते थे इनके लिए एक पृथक निर्वाचिका देने का प्रावधान किया गया था। इसे मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता। तो ये जो पूना पैक्ट एक्ट है जिसमें ये सारी चीजें जो अभी हमने मेंशन करी हैं ये हुई थी, इसको हम मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जानते थे। भारत में लगभग हर जगह सामूहिक बैठकें हो रही थी उस समय पे, अलग अलग विचारधारा के साथ जो राजनीतिक नेता थे जैसे कि मदन मोहन मालवीय, तो आपको ये नाम याद रखने हैं गाइस, मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर, एमसी राजा, ये जो थे ये नेता उसमें काफी सक्रिय थे, काफी इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था उस ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस में जो उस समय में हुआ करती थी। अतः वह एक समझौते पर पहुंचने में सफल हुए थे। तो एट लास्ट जब वो एक समझौते पर पहुंचे थे तो उसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं इवन टुडे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो पूना पैक्ट एक्ट था ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। ओके, सम मोर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि पूना पैक्ट एक्ट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा पॉइंट्स में समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं। तो बात हो गई कि पूना पैक्ट एक्ट जो है आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच।
ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद रख लेनी है यहाँ पे, और एक समझौते को प्रस्तुत करना था इस पर्टिकुलर पैक्ट में। इस संधि ने गांधी जी द्वारा जेल में किए गए उपवास को समाप्त कर दिया गया। गांधी जी उस समय उपवास रख रहे थे जेल में, उसको समाप्त कर दिया था इस पर्टिकुलर संधि ने, जो कि उनके बीच में हुई थी। और ये जो उपवास वो किया करते थे, उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड के खिन्न वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के विचार के विरोध में रखा गया था। यू कैन से कि धरने पर बैठ गए थे रामसे मैकडॉनल्ड के अपोज में। ओके, लॉर्ड विलिंगटन जो थे, उनके समय पर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पूना पैक्ट ब्रिटिश भारत की संसद में चुनावी सीटों के आरक्षण के साथ दलित वर्गों को प्रदान करने के लिए 1932 में हस्ताक्षरित समझौते को संदर्भित कर दिया था। ये जो था, ये पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता रखनी है वो है पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल, जहां पर उस समय महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मोयोको फेस्टिवल से रिलेटेड पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो आपसे पूछा गया था मोयोको जो फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है। सो गाइस, अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। और बात करें मोयोको फेस्टिवल की, तो ये जीरो घाटी का एक वार्षिक उत्सव है, एनुअल मतलब, जिसे खासतौर पे 3 स्थानीय जनजाति है। तो गाइज कौन कौन इसको मनाता है, तो डिबो हिजा जनजाति, हरी बुल्ला जनजाति, अपाटानी, ये जो 3 जनजातियों के नाम हैं, अच्छे से याद रखना कौन कौन, डिबो हिजा, हरिबुल्ला और अपाटानी, इन 3 स्थानीय जनजातियों द्वारा ये मोयोको फेस्टिवल मनाया जाता है। और यह जो फेस्टिवल है ये 10, हाँ, 10 दिनों तक, सॉरी दिस इज नॉट दोनों, आई सो सॉरी, यहाँ पर आप डेज इसको करेक्ट कर लीजिए। यह 10 दिनों तक मनाए जाने वाला एक उत्सव है। यस, 10 डेज तक इसको सेलिब्रेट करते हैं। और बात करें कब इसे मनाया जाता है, तो 20 से 30 मार्च तक हर साल इसको काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो सत्रिय नृत्य आपका असम से संबंधित है, वहां इसे मनाया जाता है। अब बात करें सत्रिय नृत्य की, तो सत्रिय को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2000, जब वर्ष 2000 था, उसमें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया गया था। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैश्ववाद मठों में हुई थी। तो कृष्ण केंद्रित वैश्ववाद आपको याद रखना है। इसका श्रेय जो है ये 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। तो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव इज एसोसिएटेड विद सत्रिय नृत्य, इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करें नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी की, जिनको हाल ही में सत्रिय नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार ने माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया है। गाइस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन के आ जाए आपकी नेक्स्ट शिफ्टों के पेपर में, तो प्लीज इसको अच्छे से याद रखना। तो असम सरकार ने क्या, कौन सा पुरस्कार दिया है, माधव देव पुरस्कार किसको दिया है, डॉक्टर सुनील कोठारी को। क्यों दिया है, क्योंकि उन्होंने सत्रिय नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए काफी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़, तो कल्हड़ इज द करेक्ट आंसर। और राजतरंगिणी ऐतिहासिक पुस्तक इतिहासकार, ये इनका टाइटल है, जो कल्हड़ है उन्होंने लिखी है। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है। तो राजतरंगिणी जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसके बारे में एक और चीज गाइस बहुत ज्यादा मुख्य है, वो यह है राजतरंगिणी का जो अर्थ होता है, मतलब इस पर्टिकुलर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है राजाओं की नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक पेशेवर बॉक्सर माइक टाइसन की आत्मकथा है। गाइस अगेन इंपॉर्टेंट, जो ऑटोबायोग्राफीज हो गई, बायोग्राफीज हो गई, नॉवल बुक्स, उनके ऑथर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। और यस, हमने हमारे चैनल पे जो प्रिपरेटरी वीडियोस डाल रखे हैं उसमें भी हमने इनको मेंशन करा है, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। तो बात करें माइक टाइसन की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है, उसका नाम है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, माय ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय बॉक्सर माइक टाइसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन थी, तो जो पहली महिला अध्यक्ष है वो है श्रीमती जयंती पटनायक। अब बात करें भारत सरकार ने इसको कब लेकर आया,
तो गाइज ये जो NCW जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसको हम कॉमनली हिंदी में राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से जानते हैं और जिसको हम इंग्लिश में NCW के नाम से जानते हैं, तो इसको भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की जो एग्जिस्टेंस थी वो आई थी, और जो इसका गठन था वो किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और जो इसकी स्थापना है राष्ट्रीय महिला आयोग की वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी, जिसमें श्रीमती जयंती पटनायक हैं, वो इसकी पहली अध्यक्ष बनी है। और वर्तमान में बात करी जाए कि वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है, तो गाइज वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रेखा शर्मा। अब बात करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग बेसिकली एक्चुअल में है क्या, हमने बहुत एनसीडब्ल्यू कर लिया, ये एनसीडब्ल्यू है क्या? तो गाइज बेसिकली इस एनसीडब्ल्यू को महिलाओं के हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारत का एक सर्वोच्च संगठन है, और उसको इसीलिए उसको एग्जिस्टेंस में लेके आया गया है। बात करें एनसीडब्ल्यू में कितने लोग होते हैं, उसके सदस्य के रूप में कितने लोग होते हैं, तो गाइज एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और एक सदस्य सचिव होता है, तो यानी कि 5, 6, 7 टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, जो कि एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। अगला सवाल, संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की जाती है, तो एक बार। प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संविधान संशोधन किया गया है। 18 दिसंबर 1976 को भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा संविधान के 42वें संशोधन में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए थे, बहुत सारे बदलाव किए गए थे, और इस संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्दों के बीच जोड़ा गया था। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये जो 2 शब्द थे उनको संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्द से जोड़ा गया था, जो कि राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया था। जिसके बाद बात करें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो तब की गई थी, और इसको कब अपनाया गया था, तो इसको 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। गाइस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बिकॉज दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दैट्स इट गाइस, तो ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे एसोसिएटेड फैक्ट्स जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जीके जीएस के क्वेश्चंस आज यानी कि 26 जून 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का आपका जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम and we will see you in our next video.